नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो एक डॉक्टर हैं पेशे से, फ़िलहाल सीतामढ़ी में हैं, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को हिट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये पेडियाट्रिशियन हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब रविंद्र कुमार यादव ये हैं और ये मूल निवासी यहीं रैया के ही हैं, लेकिन पोस्टेड हैं सीतामढ़ी में। तो इनसे हम बच्चों के संबंधित ही कुछ जानकारी इनसे हम आज लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द संवाद में, और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं हम संवाद की ओर से। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप पेडियाट्रिशियन हैं, एक लंबा अनुभव है आपको मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में, तो दो तीन सवाल हैं मेरे जहन में। एक सवाल तो ये कहा जाता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका रोना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये रोने से, और अगर बच्चा न रोता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? अगर बहुत एक सिंप्लीफाइड वे में बच्चों बता सकें लोगों को कि क्या है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके पूरी संवाद की टीम का शुक्रगुजार करता हूं कि आपने हमें मौका दिया, और बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो बच्चे का पहला क्रंदन यानी कि फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी, इनफैक्ट ये जो है यही उसके लाइफ को डिनोट करता है। यदि बच्चा जन्म के समय एकाएक न रोए तो फिर पूरे परिवार या पूरे खानदान रोता है, और डॉक्टर भी रोते हैं साथ में, क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है कि फर्स्ट जो गोल्डन मिनट होता है उसके अंदर ही बच्चा रोए। रोने का अभिप्राय यह है कि बच्चा अब तक जो अंदर में उसका ऑक्सीजनेशन होता है, जो सांस चलती है, वो माँ के गर्भ के थ्रू, गर्भनाल के थ्रू होता है, और पहली बार जब बच्चा वातावरण में आता है तो पहली बार उसका लंग खुलता है और लंग एक्सपेंड करता है, फर्स्ट एयर जाता है, उसके कारण वो क्राई करता है, एंड दैट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ दैट लंग हैज़ ऑलरेडी ओपेंड एंड बेबी इज़ फ्री टू टेक रेस्पिरेशन, फ्री टू ब्रीथ। तो फर्स्ट ब्रीदिंग स्टार्ट होती है और उसी समय बच्चा रोता है, और ये रोना जो है सारे परिवार के लिए खुशी का माहौल लाता है। मतलब रोना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, या फिर रुलाया जाता है? बिल्कुल। और यदि नहीं रोया तो हमारा प्रयास होता है कि 1 मिनट के अंदर, जिसको कि हम लोग गोल्डन मिनट बोलते हैं, उससे ज़रूर रुलाया जाए। जो सेवरल मेथड्स हैं, सबसे पहले तो ये लगता है कि बच्चे को थोड़ा स्टिमुलस देते हैं। पहले एक भ्रांति थी कि बच्चे को उल्टा लटका कर बहुत थपथपाया जाता था, लेकिन अब जो आने वाले दिन में जो परिवर्तन हुआ, इससे ब्रेन हैमरेज वगैरह का भी चांसेस रहता था न्यूनेट्स में, तो उसके कारण अब जो है केवल बच्चे को लिटाकर और पीठ को थोड़ा सा रब किया जाता है और कोशिश किया जाता है जेंटल मसाज। उसी से यूजुअली बच्चे जो है क्राई करने लगते हैं। यदि उसके बाद भी नहीं होता तो थोड़ा और स्टिमुलस दिया जाता है, और यदि उसके बाद भी नहीं हुआ और बच्चा अगर मान लीजिए कि ब्लू होने लगता है या फिर हार्ट रेट घटने लगते हैं उसके, तो फिर हम लोग जो बैग मास्क यूज़ करते हैं और बैग मास्क दे करके उसे रुलाया जाता है। मतलब रोना बहुत ज़रूरी, जी बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा जो है नॉर्मल ब्रीथ करने लगे और सांस लेने लगे, बाकी ज़िंदगी वो खुश रहे। बिल्कुल, बाकी ज़िंदगी। डॉक्टर साहब, बच्चों से जुड़ा एक बड़ा अहम सवाल है, और उसको लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ अब तो कम हुई हैं, लेकिन भ्रांति अब भी समाज में है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, मैं कह रहूँगा शहरी इलाकों में भी ये भ्रांति है कि माँ का दूध बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसमें 2-3 सवाल हैं कि माँ का दूध कब से शुरू करना चाहिए, माँ का दूध कितने दिनों तक चाहिए, कितने दिनों के बाद माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार भी चाहिए, और क्या सिजेरियन या जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं, क्या उनको भी इमीडिएटली माँ का दूध शुरू करना चाहिए? सारे सवाल को इंक्लूड करते हैं कि सबसे पहला तो आपका सवाल है कि माँ का दूध क्या बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो एक शब्द में अगर बोला जाए तो माँ का दूध अमृत है बच्चे के लिए, और इसके फ़ायदे तो मैं बाद में बताऊंगा। और इसे शुरू करने का जो समय है, तो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके आधे घंटे के अंदर ही बच्चे को स्तनपान शुरू करा दिया जाता है, और इसमें केवल एक ही कंट्राइंडिकेशन है कि बच्चा अगर बिल्कुल ही रो नहीं पा रहा है तो फिर पहले उसको रिसस्टेट करते हैं, उसके बाद फिर ब्रेस्ट फीडिंग की सोचते हैं। लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी है, और यदि बच्चा बिल्कुल क्राई करता हुआ निकलता है, तो हम लोग अपने वर्ड में उसे बोलते हैं कि बच्चा हंसता हुआ है। तो ऐसे बच्चे को तो बिना गर्भनाल काटे हुए भी आजकल हम लोग सीधे ब्रेस्ट पर लगा देते हैं, ताकि बच्चा माँ का ब्रेस्ट सक करे और उससे जो
सकलिंग रिफ्लेक्स से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अच्छा, ये माँ मदद के करता है। दूध को बच्चा जब सक करता है तो ये फायदे माँ को मिलते हैं? बहुत फायदे मिलते हैं। इनफैक्ट उसको किसी भी बाहरी ऑक्सीटोसिस का जरूरी भी नहीं पड़ता है। अगर बच्चा तुरंत माँ का ये ब्रेस्ट बिल्कुल सक नई करे- बात है डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा सा हम विस्तार चाहेंगे, इस पे करेंगे। मतलब क्या है, अगर बच्चा सक करता है माँ का दूध तो माँ को क्या उसका बेनिफिट है? माँ को बहुत बेनिफिट है, बच्चे को तो है ही। चलिए आपने माँ का पूछा है, तो माँ को ये बेनिफिट है कि अगर इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो जैसे ही बच्चा निपल को सक करता है तो एक सकलिंग रिफ्लेक्स माँ के ब्रेन में जाता है। अच्छा। एंड दैट स्टिमुलेट्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से कि ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन निकलता है। और ये ऑक्सीटोसिन दो वे में काम करता है। एक पहला तो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से ही मिल्क इजेक्शन होता है। अच्छा। मिल्क सिक्रीट भी है, लेकिन मिल्क निकलने का जो धारा होता है वो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में होता है। तो मिल्क इजेक्शन प्रमोट कर जाता है। बच्चा जैसे ही सक किया तो माँ का दूध भी निकलने गया, तो दूध इजीली मिल गया। दूसरा उसका प्रभाव है कि यह यूटेरस में संकुचन लाता है। अच्छा। यानी यूटेरस जो गर्भावस्था के दौरान में बढ़ जाता है पूरा, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने का Natural way हो जाता है। नेचुरल वे ऑफ कंट्रैक्शन, नेचुरल ऑक्सीटोसिन रिलीज कराने में यह ब्रेस्ट फीडिंग और निपल का जो स्टिमुलेशन बाय सकलिंग ऑफ बेबी होता है वो बहुत कारगर होता है। और उसके बाद फिर आपको किसी ऑक्सीटोसिस की बाहर से जरूरत नहीं है। तो ये नेचुरल वे है। इस तरह से माँ को बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो गर्भावस्था के बाद यूटेरस के संकुचन नहीं होने से, कॉन्टैक्ट नहीं करने से जो ब्लीडिंग होती है, जिसको कि पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं, पीपीएच, और बहुत ही डेंजरस होता है। और आज भी सबसे अधिक गर्भावस्था के दौरान जो डिलीवरी के दौरान जो मरने का कारण है वो पीपीएच है। अच्छा। तो पीपीएच को रोकने में ये बहुत मदद करता है। इसलिए तुरंत हम लोग तो रेकमेंड करते हैं कि आधा घंटा के अंदर ही माँ को किसी भी हालत में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। आज का ये गवर्नमेंट का भी रेकमेंडेशन। अच्छा, अगर सिजेरियन हो तब भी? बिल्कुल, सिजेरियन किसी भी वे में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। सिजेरियन इज ए मोड ऑफ डिलीवरी। आपने तो यूटेरस को केवल जो नॉर्मल रास्ते से आना चाहिए नहीं आके आपने पेट खोलकर निकाल लिया, लेकिन उसके बच्चेदानी को भी सिकुड़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, उसके बच्चे को भी दूध की उतनी ही आवश्यकता है जितने नॉर्मल बेबी को। केवल दिक्कत ये लोग समझते हैं कि ऑपरेशन हुआ, ये आपके मन का वहम है। आजकल तो सिजेरियन 100% मैं कहूँ 99% सिजेरियन जो स्पाइनल में होते हैं। अच्छा। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में तो हम लोग माँ से बात करते हुए काम करते हैं। मदर इज बिल्कुल नॉर्मल रहती है, तो उससे बात करते हुए बिल्कुल इधर काम हो गया। केवल आपके जो है डायफ्राम से नीचे के पार्ट पैरालाइज होते हैं, बेबी निकला, और बेबी को आप करके केवल थोड़ा हम लोग इसमें ये ख्याल रखते हैं कि एज अर्ली एज मदर गेट्स कंफर्टेबल, थोड़े उसके सिलाई हो जाए, सारी चीज़ हो जाए, उसके बाद तुरंत जो है बेबी को जितनी जल्द हो सके। और ये तो प्रैक्टिस हम लोग का है कि बिल्कुल ही 100% हम लोग रेकमेंड करते हैं। और हमारे क्लिनिक में तो बिल्कुल होता है। अच्छा, पहले डॉक्टर साहब एक भ्रम था कि कुछ दिन छोड़ दो, माँ का दूध साफ होगा, उसके बाद माँ का दूध दिया जाएगा। तो ये साफ होने वाली क्या बात है? ये बहुत बड़ा मिथ है। ये जो साफ होने वाली बात जो कहते हैं कि लोग, एक्चुअली पहला जो दूध होता है माँ का वो थोड़ा पीला होता है, गाढ़ा और पीला जो होने के कारण लोगों का कॉन्सेप्ट दूध का उजला है। हाँ। तो ये पीला गाढ़ा देख के वो सोचते हैं शायद ये गंदगी है, गदड़ी है, इसे हटा दो निकाल करके। बट ये भूल जाते हैं कि वही सबसे अमृत है। वो जो शुरू का खिरसा वाला पार्ट निकलता है जिसको कोलेस्ट्रम हम लोग बोलते हैं, तो वो कोलेस्ट्रम इतना रिच होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो मदर के शरीर में होते हैं उसके थ्रू आते हैं। और आप यूं कहें कि बच्चे का फर्स्ट वैक्सीनेशन वो कोलेस्ट्रम होता है। माँ ताउम्र जितनी बीमारियों से लड़ती है उसके लिए जो एंटीबॉडीज अपने बॉडी में बनाती है वो सारा उस कोलेस्ट्रम के माध्यम से वो अपने बच्चे को देती है, ताकि वो उस बच्चों से उससे बीमार न पड़े। तो वो काफ़ी, और प्लस चूंकि थिक होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो इट इज़ वेरी रिच इन एनर्जी। और बच्चा 2-4 बूंद लेने के बाद ही आराम से सो जाता है। तो लोग सोचते हैं दूध नहीं आ रहा, लेकिन बच्चा मस्त रहता है। तो वो देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उसमें कुछ ऐसे भी कंपोनेंट्स होते हैं जो बच्चे के
ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि EHA DHA है, इकोसा हेक्सानोइक एसिड हैं, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड हैं, दैट डेवलप्स द ब्रेन और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है, जो कोलेस्ट्रॉल में रिच रहता है। तो शुरू में वो ज़रूर देना चाहिए और शुरू के वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसे तो भूल से भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर उसको आपने वेस्ट कर दिया तो आप यूँ कहें कि दूध की मलाई आपने हटा दी और फिर आप मट्ठा पी रहे हैं, तो वो तो सबसे ज़रूरी है और ज़िंदगी में बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए। अच्छा, कितने दिन तक बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी चाहिए? बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आजकल हम लोग रिकमेंड करते हैं एटलीस्ट 6 मंथ। एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं, ताकि माँ जो अपने शरीर में जितने भी ताकत के सामान हैं, जितने भी अर्जित किए हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता, वो अपने बच्चे में ट्रांसमिट कर सकें। दूसरी बात, प्रथम 6 महीने में बच्चे को सुपाच्य भोजन चाहिए और ये जो माँ का दूध होता है इजीली डाइजेस्टेबल जी, और माँ का जो दूध होता है उसमें एक तरह से वो कंप्लीट फूड है, एक्सेप्ट अगर केवल आयरन की बात छोड़ दें हम, तो आयरन छोड़कर बाकी सारी चीज़ उसमें होते हैं। और एक बात और बताऊं कि कुदरत ने ऐसा बनाया है माँ के दूध को कि माँ का दूध उम्र के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंज आते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जैसे अगर किसी बच्चे, माँ को समझ लीजिए कि 7 महीने में बच्चे हो गए, हाँ, तो 7 महीने में किसी माँ को अगर बच्चे हो गए तो 7 महीने का बच्चा तो प्री टर्म बेबी हो गया। हाँ, तो प्री टर्म बेबी को चाहिए थोड़ा डाइल्यूट फूड, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, फैट कम चाहिए। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि 7 महीने के समय जो माँ के दूध का, उसी माँ का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वह मोर इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन होता है और फैट कंटेंट बहुत लो होता है, उस बच्चे के लिए इजीली डाइजेस्टेबल है। यहाँ एक बात हम नेचर का सिस्टम जी, नेचर का सिस्टम। यहाँ एक बात और हम कहना चाहेंगे आम लोगों के लिए कि कई बार लोग कहते हैं कि जब प्री मैच्योर बेबी हो जाता है तो लोग मौसी का, बुआ का, इसका दूध देते हैं। कभी नहीं, मैं कहूँगा नहीं, इसलिए कि उसका दूध जो है वो मैच्योर्ड दूध है, वो सही समय पे, इसका प्री मैच्योर है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस बच्चे के लिए बिल्कुल माकूल है। जबकि दूसरा जो है उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होगा, तो वो बच्चा हो सकता है डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो इसीलिए बच्चे की माँ का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र चलता है, उसी अनुसार से दूध के कंपोजिशन बदलते हैं। शुरुआती दौर में प्रोटीन ज़्यादा होता है, धीरे धीरे बाद में उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। बच्चे की नीड जैसे जैसे बढ़ती है 6 महीने तक, उस समय फैट कंटेंट ज़्यादा आने लगता है। और 6 महीने के बाद हम लोग कहते हैं कि उसको ऊपरी आहार भी देना चाहिए, क्योंकि तब फिर माँ, बच्चे के शरीर में जो आयरन कंटेंट जो माँ के खून से आता है वो घटने लगता है। और पहले भी मैंने कहा कि दूध में आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो तो बच्चे को अलग से ऊपरी आहार भी देना ज़रूरी है। और धीरे धीरे ऊपरी आहार और फिर माँ का दूध भी आगे भी कंटिन्यू हम 1.5-2 साल तक कर सकते हैं। ऊपरी आहार में अगर 6 महीने के बाद, एक तो 2 बातें, 6 महीने के बाद ऊपरी आहार देना है, तो ऊपरी आहार में आप एज ए पीडियाट्रिशियन क्या रेकमेंड करेंगे, कहाँ से, किस चीज़ से शुरू किया जाए, और ऊपरी आहार के साथ माँ का दूध कितने साल तक चले? देखिए, ऊपरी आहार जो है आजकल बहुत भ्रांति है, लोग बहुत सारा ये सारा कन्फ्यूजन है। लोग जो है रेडीमेड फूड की ओर भागते हैं कि सेरेलैक्स मिल जाए, फेडेक्स मिल जाए, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए, आपके घर में जो सोशली, रिलीजियसली एक्सेप्टेबल फूड है, आपके अनुसार से जी, अगर आप नॉनवेज फैमिली हैं तो नॉनवेज, वेज फैमिली है तो वेज, जी, आपके ट्रेडिशनल जो मील हैं उसी में से उसके रास्ते निकल आएंगे। शुरुआती दौर में आप उसको दलिया से शुरू कर सकते हैं। आप यदि फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो फ्रूट के जूसेस दे सकते हैं। दाल सब लोग पसंद करते हैं तो दाल को मैश कर करके दाल का पानी टाइप मिला के दे सकते हैं। केवल ध्यान ये रखना है कि शुरुआती दौर में जब बच्चे स्वेलो करते हैं तो थोड़ा सा उसे कठिनाई होती है सॉलिड फूड करने में, तो उसको पेस्ट करके और उसका कंटेंट ऐसा हो कि
कि सेमी सॉलिड से भी थोड़ा पतला हो, जैसे शहद। शहद जिस तरह का होता है न, वो आप लिक्विड विस्कस टाइप का बना के उस तरह का दें, ताकि बच्चा चाट चाट के उसे खा ले, क्योंकि उस समय उसको थोड़ा सा स्वेलिंग डेवलप करना पड़ता है, स्वेलिंग हैबिट। और धीरे धीरे जब बच्चा ग्रो होता है तो फिर वो अपना उसी अनुसार से आप उसके टेस्ट के अनुसार दे सकते हैं। आपके घर में इजीली बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ आलू हैं, तो आलू का जो हम लोग चोखा बना के खाते हैं, तो आप उसको नमकीन नहीं बना के उसमें चीनी मिला के दीजिए, दैट इज द बेस्ट फूड। और उसको थोड़ा पानी मिला के आप विस्कस बना दीजिए, जो बच्चा चाट चाट के खाएगा। आप दलिया बना लीजिए, मूंग के दाल को मैश करके कर लीजिए, खिचड़ी को बहुत ज़्यादा मैश करके बना सकते हैं, दे सकते हैं। फ्रूट्स इवन एप्पल है, एप्पल को बॉयल करके उसका चटनी बना के दे सकते हैं। बनाना बहुत अच्छा है, अगर पका घुला हुआ जो बनाना है उसको बच्चे को दें तो बच्चा तो कुतर के भी खा सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा राइप, जो ओवर राइप हो जाता है, ओवर राइप बनाना अगर दें बच्चे को तो वो ले सकते हैं। इस तरह से आपके घर में यदि आप मान लिए नॉनवेज फैमिली है तो थोड़ा आप अंडा को भी मैश करके दे सकते हैं, फिश को मैश करके दे सकते हैं। तो इस तरह आपके घर के जो फूड हैं उस पर आदत भी आप ही को लगाना है, ताकि बच्चा धीरे धीरे 1 साल तक में सारे चीज़ आपके घर का खाने लगे। और 1 साल का जब बच्चा होता है तो वो करीब आपका भोजन का सारा चीज़ खाने लगता है, और जो आप खाते हैं उसका आधा उसका डाइट होता है। तो ये जो है बच्चे को होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मदर मिल्क्स भी कंटिन्यू करना चाहिए। अप टू कितने साल? अप टू 1.5 साल तक तो हम लोग कहते हैं आराम से करें, कि 1.5 साल तक करने से है क्या कि उसको बच्चे को सप्लीमेंट्री मिल्क के लिए इधर उधर नहीं करना पड़ता है। और अगर 1.5 साल के बाद भी कोई माँ अगर करना चाहे तो 2 साल 3 साल तक वो कर सकते हैं। इससे कुछ फ़ायदे भी उसे हैं प्रोलॉन्ग इसके, बशर्ते कि माँ हेल्दी हो। और बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो बच्चा बढ़ता है तो उसके खुराक भी बढ़ते हैं, तो रिक्वायरमेंट बढ़ते हैं तो वो मिल्क ज़्यादा लेगा, तो माँ को खाना होगा उसके लिए ज़्यादा। और लैक्टेशन में कम से कम 800 से 1200 कैलोरी ज़्यादा उसको ये लगता है खर्च होता है, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा एडिशनल डाइट लेना होगा, पर्टिकुलरली आयरन एंड कैल्शियम रिच डाइट, जो प्रोटीन रिच डाइट जो है। तो हम लोग मोटे शब्दों में आम आदमी को ये कहते हैं कि आप अब 2 थाली खाओ, 1 थाली अपने लिए खाओ, 1 थाली अपने बच्चे के लिए खाओ। तो इससे जो है उसका पूरा आहार जो हो जाता है। और आहार में भी हम लोग कहते हैं कि आपका आहार जो है वो मल्टी कलर आहार हो, जो सतरंगी आहार हो, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी हों, उसके बाद दाल भी हो, येलो जो है पपाया भी हो, ताकि ऑरेंज भी हो, ताकि हर तरह के विटामिन, तो पपाया वगैरह में जो है विटामिन ए बहुत मात्रा में पाया जाता है। दूध हो पूरा सफ़ेद भी हो तो दूध से पूरा होता है। मछली लें अगर आप खाते हैं, नहीं तो फिर दाल लें, प्रोटीन रिच डाइट लें। तो इस तरीके से आप अपने आप को नरिश रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, सो दैट कि प्रॉपर लैक्टेशन हो, और प्रॉपर लैक्टेशन हो तो फिर आपका बच्चा सेटिस्फैक्टरीली ब्रेस्ट फीड ले सके। इससे माँ को प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीड करने से फ़ायदा ये होता है कि उसके भी जो अपने फैट डिपॉजिट होते हैं जो प्रेगनेंसी के समय, वो बर्न करते हैं। दैट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसके अलावे भी और भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे इंडोमेट्रियोसिस का चांसेस कम हो जाता है, उनका ओवेरियन कैंसर का चांसेस कम हो जाता है, ओबेसिटी कम होती है ब्रेस्ट फीडिंग से, तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसकी चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू जिसने कभी ब्रेस्ट फीड नहीं किया। और जिसने ब्रेस्ट फीड किया तो चांसेस ऑफ कैंसर बहुत कम होते हैं। इसका मतलब कुल मिला के ये कहेंगे कि बच्चे को दूध पिलाना बच्चे के लिए तो फायदेमंद है, ये माँ के लिए भी उतना ही फायदा। बिल्कुल, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फुल्ली ग्रोथ के लिए, तो साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए वो तो ज़रूरी है ही, उसके साथ ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, माँ के लिए भी है। और इसके साथ साथ दोनों का अगर कम्बिनेशन देखें तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू इस्टेब्लिश मैटरनल बॉन्डिंग। और माँ बच्चे का जो इमोशनल लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है उस माँ में जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, बनिस्बत की वो माँ जिसने कभी ब्रेस्ट फीड नहीं किया। तो ऐसे बच्चे थोड़े डिप्राइव हो जाते हैं। और जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, जो मदर करती हैं, उसके बच्चों में बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव जी आपका। आप देख रहे थे द संवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।